नमस्कार। मैं जसवंत वर्मा स्वराज आईएएस के प्लेटफॉर्म में फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था पे ही। जैसे कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है बार बार उन पे कई प्रकार से जो है बातें इसमें सुनने में आ रही है, करने में आ रही है कि अब उनके जो परीक्षा के पैटर्न होगा वह यूपीएससी की तर्ज पर होगा। वो तो स्वाभाविक है, यूपीएससी की तर्ज पर होने का मतलब जो बहुत बेसिक समझ में जो आता है। मैं लगभग 15 से 20 साल तक लगातार इस फील्ड में हूँ, मैं सिविल सर्विसेज फील्ड में, और लगभग 15 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो इस फील्ड में मैंने इतना समझ में आया कि जो बेसिक जो समझ होती है, या फिर यूपीएससी का जो तर्ज का मतलब यही होता है कि बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है ये किसी भी विषय के बारे में। ये तो स्वाभाविक है, अगर मान लो किसी प्रकार से उनमें सिलेबस में अगर बदलाव की होता है, कमीशन के द्वारा किया जाता है, या फिर उसमें जो भी परिवर्तन आता है, तो यूपीएससी का तर्ज का मतलब बहुत समान जो होता है वह है कि अब जो प्रश्नों का जो स्तर है एक बहुत मौलिक होंगे, उसमें समझ के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तो हो सकता है, ये स्वाभाविक है ये, मगर हाँ इनके साथ साथ इसमें तथ्यों की मात्रा भी हो सकती है, तथ्यों का दायरा बढ़ सकता है, तथ्यों का डेप्थ बढ़ सकता है। तो स्वाभाविक है अब हमें जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया में हमें यहाँ निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी सब्जेक्ट की जो समझ है वो बहुत मौलिक हो, बुनियादी रूप से सब्जेक्ट की हमें समझ आए। और बुनियादी रूप से सब्जेक्ट की समझ अगर अंदर है तो निश्चित रूप से जब प्रश्नों को हम हल करेंगे, चाहे वह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के हो, चाहे वह परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा को हो, हम उनको बहुत उचित दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उचित दृष्टिकोण के देखने के साथ साथ सही उनको हम उचित उत्तर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू पे अगर पूछा गया तो भी आप दे सकते हैं। ये स्वाभाविक है, यूपीएससी में जो आईएएस का सिविल जो उनका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का काफी दायरा ज्यादा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशुष है, मुद्दे हैं, मगर साथ में चूंकि स्टेट सर्विस है इसीलिए हमारे स्वाभाविक है कमीशन में उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो इश्यूज हो सकता है ना हो, मगर इंपॉर्टेंट हो सकता है छत्तीसगढ़ के इश्यूज। अब वो इश्यूज जो है वहां सामाजिक न्याय से संबंधित हो, वहां मुद्दे हो सकते हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, आर्थिक न्याय से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, बहिष्करण से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, आर्थिक अपवंचन से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। ये आपके कैसे एक बड़ा कारण बन सकता है, और लगभग यूपीएससी में इस प्रकार की चीजों को उठाया जाता है, समझा जाता है, पूछा जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस समय इसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो है हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से, आसान भाषा में जो है। अभी मैं इस लेक्चर में जो है, ये सेकंड लेक्चर है इस भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था को समझने के क्रम में हम बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी और लेक्चर में छत्तीसगढ़ की इतिहास बहुत आसान भाषा में, छत्तीसगढ़ का भूगोल बहुत आसान भाषा में, छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था बहुत आसान भाषा में हम ये भी समझने वाले हैं। तो स्वाभाविक है इस प्रक्रिया में चलते हैं और समझते हैं भारत के संविधान बहुत आसान भाषा में। जिसके पहले में जो है पहले के लेक्चर में मैंने जो इसमें राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था के प्रारंभिक तत्व इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्रम में जो है मैंने इसमें राज्य और राजनीति का क्या अर्थ होता है ये समझा चुका है ऑलरेडी। उसके बाद फिर राज्य के मूल तत्व की बात किया था मैंने, उसमें परंपरागत रूप से, और वर्तमान में अनिवार्य तत्व क्या है इसकी बात किया था मैंने। ये तो राज्य के संदर्भ में बता चुका था मैं। ये अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये आज हम समझते हैं इनमें जो है हम जिस राज्य की बात कर रहा था मैं, जो राज्य की बात कर रहा था, राजनीति की बात कर रहा था, जो राज्य की बात किया मैंने, इस राज्य के जो बेसिक कार्य क्या होते हैं हम ये समझ लेते हैं पहले। ये कि राज्य भी जो होता है, जैसे बता चुका हूं कि राज्य में अनिवार्य रूप से 4 तत्व होते हैं। जमीन होती है, उसमें जनसंख्या होती है, और साथ में उनकी एक सरकार होती है, और सरकार जो है संप्रभुता होता है। राज्य बुनियादी रूप से इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तो स्वाभाविक है ये राज्य की स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य से हुआ होगा, निश्चित उनके विचार होंगे, उस उद्देश्य होगा, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वहां निश्चित रूप से कोई लक्ष्य बना रखा और निश्चित रूप से वहां काम कर रहा होगा। तो कमोबेश जो है राज्य जो है इसी प्रकार से काम कर रहे होते हैं। ये तो राज्य जो कार्य होता है वो 2 प्रकार से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। उनका वर्गीकरण एक सामान्य वर्गीकरण तरीका है, ये सुविधा के दृष्टिकोण से कर दिया गया है। एक इसमें अनिवार्य कार्य है और दूसरा उसमें जो है लोक हितकारी कार्य है, या फिर जिनको ऐच्छिक कार्य भी कह दिया जाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि राज्य, क्योंकि यही राज्य बेसिकली देखा जाए तो यही सरकार के अंग के रूप में आगे स्थापित हो जाएगा। तो बेसिकली जो है राज्य हो या सरकार हो, वो सिर्फ इसी प्रकार के काम को संचालित करने के लिए स्टेब्लिश हुआ होता है, बना होता है। ये तो राज्य के, जैसे बताया मैंने कि राज्य के जो कार्य है वो तो उसमें अनिवार्य कार्य है। तो राज्य के जो अनिवार्य कार्य होते हैं, राज्य के जो अनिवार्य कार्य होते हैं
राज्य के अनिवार्य कार्य, तो राज्य के सबसे अनिवार्य कार्य महत्वपूर्ण होता है सीमा के भीतर शांति और सुरक्षा। ये पहला जो है इनका कार्य है राज्य का। अब राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य और प्रथम कार्य कि सीमा के भीतर का मतलब ये है जैसे कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, हमारा भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र है। अब इस राजनीतिक क्षेत्र पर जो है संप्रभुता किसकी होती है? भारत की होती है। ठीक है, वहां पर कौन लोग निवास करते हैं? भारत के नागरिक है, भारत की जनता है। तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में वो सिक्योर तरीके, सुरक्षित तरीके से रह सके। क्योंकि शांति के लिए सबसे अनिवार्य जो आवश्यकता क्या है वो सुरक्षा का है। इसीलिए जो है राज्य का सबसे प्रारंभिक दायित्व जो है, सबसे प्रारंभिक जो दायित्व है वह है शांति और सुरक्षा। इसीलिए जो है सुरक्षा किससे? पड़ोसी से और दूसरे अन्य देशों से। कुछ में जो है सहयोगी देश भी हो सकता है, चुनौती उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य के पहले जो कार्य होता है वह होता है वहां होता है सीमा के भीतर शांति और सुरक्षा। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं विश्व स्तर पर जो है असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ते जा रही है। कई जगह पर युद्ध हो रहे हैं, कई जगह पर अपराध हो रहे हैं, चाहे इधर फिलिस्तीन का मामला हो, चाहे इस तरफ जो है यूक्रेन का मामला हो। ठीक है, और ये सब क्या है? शांति के लिए सबसे बड़ी ये खतरे के रूप में होता है। ये मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी स्तर में जो है पूरी कई अलग अलग देश और जो राज्य है वो असुरक्षित है। इसीलिए राज्य का सबसे प्रारंभिक कार्य होता है वह है सीमा के भीतर शांति और सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा जो होता है राज्य का सबसे अनिवार्य तत्व में दूसरा जो प्रमुख क्रम में अगर गिना जाए इनको, तो वहां होता है निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था। किसके लिए? अपने निवासियों के लिए। तो देश के भीतर जितने भी निवासी रहते हैं उन निवासियों को जो है स्वाभाविक रूप से जो है वो राज्य का बुनियादी दायित्व होता है कि वहां न्याय दे, और न्याय कैसा हो? निष्पक्ष हो। उनमें किसी प्रकार से किसी के साथ में कोई भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, लिंग के आधार पर, कि जन्म स्थान या फिर उद्भव, किसी भी आधार पर ये विभेद रहित जो है न्याय, इस प्रकार की न्याय उपलब्ध करवाने में जो है ये राज्य जो है सक्षम हो। ये इस प्रकार के राज्य का दूसरा कार्य हो गया। तीसरी जो कार्य है वहां भी जो है सुरक्षा से संबंधित है। जैसे बताया मैंने जो है शांति के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या होती है? सुरक्षा। अब सुरक्षा जो है मानव विकास की प्रक्रिया में ही वहां सुरक्षा की चुनौती सबसे पहली और बड़ी चुनौती था, और इसीलिए जो है और आज तक भी जो है प्रारंभिक मानव जब विकास शुरुआत किया उस समय भी सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता था, उस समय जंगली जानवर सुरक्षा। मगर आज वर्तमान में जो है देशों से भी असुरक्षा की स्थिति बन रही है, तो उससे भी सुरक्षा के लिए जो है राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसके अलावा जो है राज्य के जो अन्य जो साथ में जो चौथे कार्य ग्रुप में हम एक क्लासिफाई कर रखे हैं वह है राज्य के भीतर लोग जो रहते हैं उनको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए, दुर्बल को जो है सहायता देने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विधि बनाना, कानून का निर्माण करना, उन कानूनों को लागू करना, ये सब जो है कार्य जो है राज्य के अनिवार्य कार्य माने जाते हैं। ये इनके साथ साथ राज्य के दूसरे जो कार्य होते हैं, उस दूसरे वर्ग के जो कार्य होते हैं उस कार्य को कहा जाता है लोक हितकारी कार्य। लोक हितकारी कार्य का मतलब अब बहुत सामान्य भाषा में समझ रहे होंगे। लोक हित, लोगों का हित। राज्य इस प्रकार से काम करता है जिसमें लोगों का हित छुपा होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हित की बात कर रहे हैं लोगों के लिए। शौचालय बना जा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, आयुष्मान भारत अभियान है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, विश्वकर्मा योजना है, महतारी वंदन योजना है, ऐसे कई योजनाएं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना हो, चाहे चरण पादुका योजना हो, और या फिर कई जितने स्कीम चलते हैं हमारे पास में योजनाएं, इन सबका जो बेसिक पर्पस होता है, राज्य एक ही पर्पस से काम करते हैं कि लोगों के सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उनका विकास हो। सामाजिक आर्थिक विकास को उनका एक बुनियादी कार्य होता है जिससे नागरिक जो है सशक्त होते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार से जो है ये लोकहितकारी कार्य हो गया। दूसरा जो कार्य है ऐच्छिक कार्य होता है कि राज्य जो है नागरिकों की उन्नति के लिए काम करे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद 38 में भी बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
कार्य करेगा, एक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक व्यवस्था बनाएगा। और कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 38 में ये बातें कही गई है। ये राज्य के बुनियादी रूप से क्या है? कार्य है। इस प्रकार से हमने यहां समझ लिया राज्य के कार्य, एक अनिवार्य कार्य की बात कर लिया मैंने, और दूसरा जो कार्य है लोकहित कार्य से संबंधित, लोकहित से संबंधित कार्य है ये। अब आगे बढ़ते हैं इनमें से एक नई संकल्पना का वो, एक नई संकल्पना है, एक नई विचार है, एक मौलिक समझ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। हम बहुत बुनियादी चीजों पर बात कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं, मौलिक चीजों की बात कर रहे हैं, जिससे जो है हमारी समझ भी मौलिक होगा, उत्तर देने की प्रक्रिया भी जो है बहुत ही मौलिक होगी। इसमें जो नए संकल्पना है अब वह है संविधान का, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान जो टर्म्स है, इनको थोड़ा शाब्दिक स्तर पर इनको स्पष्ट किया जाए तो और विधान का मतलब बहुत सामान्य भाषा में समझ रहे होंगे। विधान का मतलब विधि है, कानून है, अधिनियम है, लॉ है, एक्ट है। सामान्य भाषा में लगभग हम समान अर्थों में ले सकते हैं ये। मगर हम कह रहे हैं संविधान बुनियादी सिद्धांतों को बहुत उचित और उत्कृष्ट प्रकार से समाहित किया गया विधान। क्या है? संविधान। इस तरह से कह सकते हैं कि जो संविधान का जो अर्थ है, ठीक है, एक मौलिक विधान है ये, जिनमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समावेश किया होता है। अब बुनियादी सिद्धांत किस प्रकार के होते हैं? तो उनमें सरकार की सत्ता निहित होती है। उन बुनियादी सिद्धांतों में जो है सरकार की सत्ता निहित होती है। अब सत्ता का मतलब होता है कि वैधानिक शक्ति उस सरकार को प्राप्त होती है, जिसके बेसिस पर वहां जो है शासन करता है ये। तो सरकार की जो है सत्ता का स्रोत होता है संविधान। सरकार को जो शक्ति मिलती है वहां मिलती है संविधान से। सरकार की जो स्थापना होती है वहां होती है संविधान से। ठीक है। इनके साथ साथ यहां भी कह सकते हैं कि ये जो संविधान होता है या ये जो विधान है उस देश की भूमिका जिस देश से संबंधित है। अब वो देश जो है, चाहे भारत हो, चाहे वहां संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वहां ब्रिटेन हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, कोई भी देश हो, स्वाभाविक है प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। ये अब संविधान है, इसका मतलब ये हुआ उस देश में और जितने भी कानून बनाए जाएंगे उनकी विधायिका के द्वारा निश्चित रूप से वो उस संविधान के अनुपालन में ही बनाए जाएंगे। और उस संविधान के अनुरूप ही होंगे। यदि मान लो वह संविधान के अनुरूप नहीं हुआ तो वह कानून या विधान असंवैधानिक हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, मीन्स इनवैलिड हो जाएंगे वहां। तो इस प्रकार से ये जो विधान होता है, जो संविधान होता है, वो देश की भूमिका सर्वोच्च कानून होता है, कानूनों का कानून होता है। ये कानूनों की जननी भी कह सकते हैं इस विधान को, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये तो हो गया संविधान की एक सामान्य अर्थ के रूप में। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया में जो है अलग अलग प्रकार के संविधान का प्रचलन है। ये पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के संविधान का प्रचलन है। अब उनमें से हम कुछ जो मूल संविधान के जो स्वरूप है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं संविधान के प्रकार। अब संविधान के प्रकार का मतलब ये हो गया कि एक जो कह सकते हैं आप लिखित संविधान कह देते हैं, एक कह देंगे आप इसको लिखित संविधान या फिर जो है निर्मित संविधान। लिखित या फिर जो है निर्मित, लिखित या फिर जो है निर्मित। कभी कभी इनको जो है रचित संविधान भी कहते हैं। फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ये इसका मतलब ये हुआ लिखित मीन्स लिखा गया संविधान, निर्मित किया गया, बनाया गया संविधान। पर्टिकुलर जो है समय में किसी सभा द्वारा, किसी परिषद के द्वारा सोच समझ करके जो है विचार विमर्श करके
विचार विमर्श कर कई अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक सर्वोच्च विधान की रचना किया जाता है। यही विधान, सर्वोच्च विधान को लिखा जाता है। ये जैसे कि भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान जो है अब जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया। लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 65 लाख रुपए खर्चे भी किए हमने इस पर। साथ में जो हम ये भी जानते हैं कि पहले 389 लोग उस पर संविधान पे काम किया था, बाद में फिर 299 लोगों ने उस पर काम किया। इतने लोगों ने मिलकर के विश्व के 64 बड़े संविधानों की अध्ययन करने के बाद इस संविधान को, भारत के संविधान को लिखा गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान का जो एक स्वरूप जो होता है वह होता है लिखित या निर्मित या रचित या फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान किस प्रकार का हो गया? ये लिखित संविधान। इस तरह से जो है ये जो अलिखित संविधान है या फिर विकसित संविधान जो है, ये जो है एक लंबी विकास की प्रक्रिया का परिणाम होता है। ये अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है ये, तो ब्रिटेन का संविधान जो है स्पेसिफिक तरीके से जो है कोई विशाल संविधान सभा के द्वारा, कोई परिषद के द्वारा जो है निश्चित समय अवधि में नहीं लिखा गया है, बल्कि जो है इनमें पुरानी परंपराओं को एक साथ संग्रहित कर दिया गया। साथ में जो है ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो भी समाहित हो गया। साथ में जो है ब्रिटेन की जो है न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया वो भी एक साथ में समाहित हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें कई बातों को एक साथ में संग्रहित कर दिया गया। तो इस प्रकार का जो संविधान होता है वह कहलाता है विकसित संविधान या फिर अलिखित संविधान। अब इसमें परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत के संविधान को अगर देख लेते हैं तो भारत का संविधान जैसे मैंने बता चुका है पहले, इसके पहले डिस्कस किया उसमें कि वहां लिखित संविधान है। मगर साथ में जो है भारत के संविधान की विशेषता इस प्रकार की भी है, आप यहां भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने भारत के संविधान में अब तक 106 बार हमने संशोधन कर चुके हैं। अब संशोधन करने का मतलब यह है या तो उसमें हमने कुछ जोड़े हुए हैं, या तो शब्दों में हमने कुछ बदलाव किए हैं, या फिर हमने वहां से कुछ हटा दिए हैं। संशोधन में यही 3 बातें होती है। मीन्स हमने संविधान में अब तक 106 बार बदलाव कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ केवल संविधान में बदलाव ही नहीं की, यहां तक कि जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, न्यायपालिका हमारा जो है न्यायपालिका, और उस विशेष रूप से है सर्वोच्च न्यायालय के जैसे कि जानते हैं उनका जो जजमेंट होता है, उनका जो निर्णय होता है वो विधि का बल रखते हैं। उनके द्वारा भी जो है कई अलग अलग स्तरों में, अलग अलग जो है निर्णयों में, जब वहां संविधान के प्रावधानों की, संविधान की संकल्पनाओं की, संविधान की तथ्यों की जब वो व्याख्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, उस पर टीका करते हैं, वो भी जो है संविधान की एक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये तो इस प्रकार से भारत के संविधान को हम ये भी कह सकते हैं कि वहां निर्मित संविधान भी है और वहां जो है विकसित संविधान भी है। ये भारत के संविधान की एक विशेषता है। यह इस प्रकार से हम 2 समझ लिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब तीसरी तरफ चलते हैं, तीसरे क्रम में चलते हैं संविधान कठोर संविधान और होता है, और एक होता है लचीला संविधान। कठोर संविधान और लचीला संविधान, तो इस प्रकार से कठोरता और लचीला का जो संबंध है संविधान का, वो उनकी रचना और उनके संशोधन की प्रक्रिया कितनी सरल है और कितना कठिन है, इस बेसिस पर किया गया है। मीन्स इसकी रचना और इसके संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, इनके बेसिस पर ही जो है हम किसी संविधान को कठोर और किसी संविधान को जो है लचीला कह सकते हैं, मृदु कह सकते हैं। ये तो हम पहले समझ लेते हैं कठोर संविधान क्या होता है। ये संविधान की कठोरता का मतलब ये है कि इस संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है एक तो कठिन है। ये पहली बात तो ये होगा जो ध्यान में रखनी है। कठोर संविधान में जो है संशोधन की जो प्रक्रिया होगा वो कठोर होगा, कठिन होगा। कठिन होने का मतलब ये है कि संशोधन जो है स्वाभाविक है, जैसे कि भारत के संविधान का संशोधन किया जाना है तो संशोधन के लिए मूलतः संविधान के अनुच्छेद 368 में भाग 20 भी प्रदान किया गया है। वो प्रक्रिया का उल्लेख है। ये वो प्रक्रिया है बेसिकली 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। और प्रक्रिया उसमें 2 प्रकार की बातें कह दी है तो जानते हैं, ठीक है। क्या बातें हैं? पहली बात ये है कि ये संशोधन की जो शक्ति है, जो संवैधानिक शक्ति कहते हैं, संवैधानिक शक्ति कहते हैं, वो संसद को ही बस प्राप्त है। इसका मतलब राज्य के विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि संशोधन में जो कई ऐसे संशोधन हैं
ठीक है, संविधान जो संशोधन करते हैं, कई जो संशोधन इस प्रकार के होते हैं जिनको बहुत सामान्य बहुमत से संशोधित किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे संशोधन भी होते हैं जिनको हम संविधान संशोधन नहीं कहते, मगर फिर भी कुछ ऐसे संशोधन है जिनको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है संशोधन के लिए। तो एक प्रकार से क्या हो गया कि संशोधन के लिए कुछ सामान्य बहुमत वाला संशोधन समझ लो, और एक जो है उसमें विशेष बहुमत वाला समझ ले हम ये। मगर साथ में तीसरे संशोधन की भी तरीका इनमें है। वो ऐसे संशोधन है जिनमें जो है वो विशेष बहुमत भी चाहिए संसद के दोनों सदनों में, और साथ में जो है आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति भी अनिवार्य है इस प्रकार के संशोधनों के लिए। तो इस प्रकार से संशोधन जो है कठिन बन जाता है। अब जैसे कि भारत के संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जो विशेषताएं हैं, प्रावधान है, उनको कर बदलाव करना है तो स्वाभाविक है उसमें ये जो है हमें विशेष बहुमत भी चाहिए, प्लस साथ में जो है राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है, आधे से अधिक राज्यों की। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि ऐसे जो संविधान होता है वो कठोर संविधान होता है ये। इनके साथ साथ दूसरा जो संविधान को होता है इस स्वरूप में लचीलापन के बेसिस पर, वहां है लचीला संविधान। भारत के संविधान जो है लचीला भी कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जो है इस संविधान में जो है जो कुछ प्रावधान ऐसे हैं सामान्य है, ठीक है, जैसे कि नए राज्य का निर्माण किया जाना होता है में, तब उस समय हम कोई राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इस प्रकार से और भी कई बातें हैं ये। तो इस सब बातों में जो है स्पष्ट रूप से जो है कि इसको कह दिया गया है कि ये जो है संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान में एक्चुअली हम संशोधन कर रहे हैं, मगर फिर भी, और संशोधन किस प्रकार से कर रहे हैं? बहुत सामान्य बहुमत से। तो बहुत सामान्य बहुमत से जब इसमें संशोधन कर रहे हैं तो इस प्रकार संविधान को कहा जाता है लचीला संविधान। मतलब सामान्य कानून जिस प्रकार से बनाया जाता है, सामान्य बहुमत से कानून बनाने के लिए पारित कर दिया जाता है किसी विधेयक को, वैसी प्रक्रिया अपना करके जो है हम लचीला संविधान को बदल सकते हैं। तो ये ऐसा संविधान क्या कहलाता है? हमारा लचीला संविधान। अब उसके बाद दूसरी जो बातें चलती हैं इनमें से, अब विशेष रूप से बात कर लेते हैं भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के संविधान जो है किस प्रकार संविधान हो गया, जैसे कि पहले बता चुका हूं मैं कि यहाँ जो है निर्मित संविधान है, रचित संविधान है, संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। दूसरी जो बातें हैं, यहाँ संविधान जो है लिखित और निर्मित तो है ही, मगर साथ में यहाँ अलिखित स्वरूप में भी है। क्यों? क्योंकि इनको जो है संविधान के अलग अलग संशोधनों के माध्यम से इनको हमने और समय के साथ में जीवंत बनाए रखा है। इसमें जीवंत बनाए रखने के लिए हमने कई और बातें समय के साथ में जोड़ते चले गए हैं। विकसित है क्यों? क्योंकि इनमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है कई निर्णयों के द्वारा इनकी व्याख्या किया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, वह संविधान जो है लिखित या निर्मित या अलिखित और विकसित भी है। तो इस प्रकार से हमने यहां समझ लिया कि संविधान क्या होता है। ये संविधान की बहुत बेसिक बातें मैं फिर से रिवीजन ले लेता हूं। पहली बात मैंने डिस्कस किया कि जो संविधान होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च विधान होता है। ये दूसरा जो होता है संविधान है, तो संविधान को बेसिक अर्थ बता दिया मैंने। इस संविधान से क्या होता है? तो संविधान से जो है राज्य को सत्ता प्राप्त होती है शासन करने की। साथ में जो है राज्य के जितने भी अंग होंगे उनकी शक्ति का स्रोत जो है संविधान ही होता है। वो देश की भूमि का सर्वोच्च कानून होता है। यहाँ बेसिक बातें करती है। मैंने फिर उसके बाद फिर संविधान के प्रकार की बात किया। उसमें क्या है? लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, और साथ में कठोर और लचीला संविधान। तो इस प्रकार से हमने आज इस लेक्चर के माध्यम से क्या समझे अभी तक कि ये संविधान क्या होती है उसके बारे में। अब हम जब अगले लेक्चर में जब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम बात करेंगे सरकार के बारे में। सरकार को समझेंगे, सरकार एक्चुअली होता क्या है, इनका क्या अर्थ होता है, सरकार के अलग अलग स्वरूप क्या होते हैं, जिनमें संवैधानिक सरकार क्या होता है, सीमित सरकार क्या होती है, और लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, और ये सरकार के अंग क्या क्या होते हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। इस प्रकार से न्यायपालिका सबके अलग स्वरूप की बात करेंगे, और साथ में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, सत्य का संतुलन, ऐसे इस प्रकार से कई अलग अलग संकल्पनाएं, जिससे हमारी जो है संविधान को समझने में संविधान की जो मौलिक समझ विकसित हो सके। और यदि कमीशन के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है पाठ्यक्रम में भी अगर मान लो किसी प्रकार से बदलाव करते हैं और उसके अनुरूप यदि मान लो जो है प्रश्न के
प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है उनमें बदलाव आते हैं, या उसमें कुछ नई प्रकार की और जटिलताओं को अगर समावेश कर लेते हैं, तो भी हम उनकी मौलिक, चूंकि हम संविधान की बहुत मौलिक समझ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम हल भी करने में सक्षम हो। इसीलिए जो है हम बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था किस प्रकार है। तो हमने इस प्रकार से समझ लिया भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था, और इसी जो है अगले लेक्चर में जो है फिर डिस्कस करेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।